हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और आपको इधर उधर अलग अलग जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडी, हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके सारे पार्ट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट कवर करेंगे। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि लुई 16 को जो है लोगों ने मतलब मार दिया था, पब्लिकली मार दिया था, क्योंकि उसको ये कह दिया गया था कि वो जो है देश के लिए गलत किया है उसने, और उसकी वाइफ को भी उसके बाद शूट कर दिया था। उसके बाद जो वो थी वो किसके हाथ में आ गई थी, मतलब फ्रांस को फिर किसने संभाला? तो रॉबेस्पियर ने फ्रांस को संभाला था। वो कौन था? वो था जैकोबिन क्लब को, जिसने लीड किया था। ठीक है, जैकोबिन क्लब को लीड किया था। अब इसने किया क्या? इसने बहुत सारे चेंजेस किए। इक्वालिटी आ गई, 21+ लोग जो है वो वोट डाल सकते हैं, सारी चीज़ें इन्हें अच्छे से की। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जैसे कि आप सिर्फ अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिससे कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। जैसे इन्हें एक रेट फिक्स कर दिए थे, आप बस उसी रेट में चीज़ों को बेच सकते हो, उससे बहुत सारे किसानों वगैरह को नुकसान हुआ। तो हर किसी का एक फॉल पीरियड आता है, तो अब इसका भी आया, द फॉल ऑफ रॉबेस्पियर एंड राइज ऑफ द डायरेक्टरी। अब इसका जो है रॉबेस्पियर का फॉल हुआ। कैसे हुआ? रॉबेस्पियर परस्यू हीज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation. His uncompromising approach ultimately led to his downfall. जो इसके सपोर्टर थे वही फिर इसके खिलाफ हो गए, क्योंकि इसकी कुछ पॉलिसी को परस्यू किया गया, मतलब इसकी कुछ पॉलिसीज लोगों को अच्छी नहीं लगी, तो इसके लिए लोगों ने जो है मतलब वो किया, एक्शन लिया। ठीक है, द डायरेक्टरी टेक्स कंट्रोल। अब क्या हुआ? ये डायरेक्टरी को कैसे कंट्रोल किया गया? ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, यानी कि रॉबेस्पियर को 1794 में कोर्ट में लाया गया, या लोगों को इसकी पॉलिसीज अच्छी नहीं लग रही थी। रॉबेस्पियर वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू द गिल्टोइन द नेक्स्ट डे। अब याद करो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक ऐसे करके वो होता था जिससे लोगों का सर कट जाता था, मतलब ऐसे यहाँ पे ये तलवार होती थी, उसको ऐसे करके काटा जाता था, तो लोगों का सर अलग हो जाता था और बाकी का हिस्सा अलग हो जाता था। तो वहीं पे, जिसको गिल्टोइन कहते थे, वहीं पे जो है इसका भी सर कटवा दिया गया, क्योंकि लोगों ने इसके खिलाफ एक्शन लिया था। और एक्शन लिया कि इसको कोर्ट में अरेस्ट किया गया, एंडिंग द जैकोबिन गवर्नमेंट एंड पेविंग द वे फॉर राइज विद देयर मिडिल क्लास। अब क्या हुआ? अब जैकोबिन भी मर गया, ये सॉरी जैकोबिन गवर्नमेंट भी खत्म हो गई। अब क्या हुआ? अब फिर से क्या हुआ? मिडिल क्लास लोग जो है, अब गवर्नमेंट किसके हाथ में आ गई? अब गवर्नमेंट आ गई मिडिल क्लास लोगों के हाथों में। 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इलेक्टेड बॉडीज टू रिप्रेजेंट द पीपल, यानी कि जो इलेक्टेड बॉडीज होती थी वो पूरे पीपल को रिप्रेजेंट करती थी। 5 मेंबर डायरेक्टरी, एग्जीक्यूटिव पावर शेयर टू प्रिवेंट डिक्टेटरशिप, और 5 मेंबर्स होते थे डायरेक्टरी में जो कि एग्जीक्यूटिव पावर को जो है शेयर करते थे, प्रिवेंट डिक्टेटरशिप शेयर करते थे। और प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट, वोटिंग डिनाइड टू नॉन प्रॉपर्टी सिटीजन। अगेन वही किया गया, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनके वोट को डिनाई कर दिया गया। दिस सिस्टम अल्टीमेटली पेव्ड द वे फॉर मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन। अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ये चीज़ समझो, यहाँ पे आ गया नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब सारी डिक्टेटरशिप जो हम मतलब जहाँ से चले थे ना वहीं पर आ गए। फ्रांस में 1789 में एक क्रांति आई थी, लोगों ने किंग के खिलाफ एक्शन लिया था। लोगों ने कहा था कि नहीं, अब ये राजा महाराजाओं का शासन नहीं चलेगा। लोग जो है सड़कों पर आ गए थे और फिर ये लुई 16 को जो है मार दिया गया था। उसके बाद ये जैकोबिन क्लब का मेंबर यानी कि रॉबेस्पियर बना था। अब रॉबेस्पियर के बाद फिर उसके बाद चला गया मिडिल क्लास के हाथ में, और मिडिल क्लास के बाद अगेन फिर से डिक्टेटरशिप आ गई, आ गया नेपोलियन, यानी जहाँ से चले थे ये लोग वहीं आ गए।
हाँ, अब इन सब चीज़ों में एक नई चीज़ का जिक्र है, क्या है, विमेन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रेवोल्यूशन। अब विमेन का क्या पार्टिसिपेशन रहा इन सारे रेवोल्यूशंस में। रेवोल्यूशंस हमने पढ़ा 1789 से रेवोल्यूशन चल रहे थे और बहुत सारे चेंजेस हुए। अब इसमें विमेन का क्या रोल था? एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, women were not passive observer but active participant in the revolutionary movement. women passive भी नहीं थी लेकिन active भी नहीं थी। कैसे? they hoped their environment would pressure the government to introduce major improvement their lives। देखो women क्या करती थी पॉलिटिकल प्रेशर के पॉइंट पे, विमेन के हाथ में सारा कुछ होता था, जैसे घर चलाना। जब ये सब वॉर वगैरह चल रहे होते थे तो जितने भी आदमी होते थे वो वॉर को लड़ते थे। तो इस बीच जो भी बिजनेस हो रहे हैं, जो भी घर को चलाया जा रहा है, वो सब विमेन करती थी। तो इस रिवॉल्यूशन में विमेन का भी बहुत बड़ा रोल था। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन remained inspiring ideas that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following century। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था ये एक द आइडियल ऑफ फ्रीडम था, यानी फ्रीडम का आइडियल था ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द फ्रेटर्निटी। यानी कि जो भी हमारी ये भी हमारा जो लॉ है उसके अंदर एक इक्वालिटी आए, हर किसी को एक राइट मिले। रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। इन सब ने एक पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मोटिवेट किया, पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रांस में एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप। और इसके अलावा पूरे यूरोप में, देखो यूरोप एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, जैसे एक फ्रांस आता है, फ्रांस के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो वही वो बोल रहा है कि फ्रांस में जब ये हुआ तो उसके बाद और भी बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट जब फ्रांस में ये हुए तो रेस्ट ऑफ यूरोप में भी ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी, मतलब उस दौरान फिर लोगों ने सोचा फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ से लोगों के अंदर बहुत सारे आइडियाज आए। अच्छा, द हार्श रियलिटी ऑफ विमेन्स लाइफ की हार्श रियलिटी क्या थी? मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड वर्क फॉर अ लिविंग। यानी कि ये क्या करती थी, ज़िंदगी जीने के लिए काम करती थी, क्योंकि लोग जो आदमी थे वो तो लड़ाई लड़ रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द वीमेन, देखो इस फिगर में दिखाया भी है, ये जो औरतें हैं ये काम कर रही हैं किसके लिए? लिविंग के लिए। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, इनको बहुत कम एक्सेस थी कि ये जॉब ट्रेनिंग कर सकें या एजुकेशन कर सकें। इनके अंदर दायरे थे औरतों के अंदर कि इनको क्या करना है। ये रिस्पॉन्सिबल होती थी कुकिंग के लिए, फैचिंग वाटर के लिए, क्वाइनिंग फॉर ब्रेड एंड चाइल्ड केयर, मतलब बच्चों को संभालो और ब्रेड को मतलब बनाओ, फेचिंग वाटर पानी निकाल के लाओ, एंड लोएस्ट वेजेस देन मैन। और इसके बावजूद मतलब इतना सब उनके साथ करवा रहे, फिर भी अगर यही सेम काम मेन कर रहे हैं तब भी इनकी जो वेजेस होती थी वो बहुत कम होती थी, मतलब अकॉर्डिंग टू मेन। वर्किंग वुमेन फेस द डबल बर्डन ऑफ अर्निंग इनकम। जो वो होती थी, वर्किंग वुमेन होती थी, वो जो है डबल प्रॉब्लम फेस करती थी। डबल प्रॉब्लम क्या फेस करती थी? वो करती थी वाइल मैनेजिंग ऑल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वो काम तो कर रही हैं, इसके अलावा वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी कर रही हैं। अब आप सोचो, मतलब सुबह से शाम तक पहले वो काम कर रही हैं, फिर उसके बाद हाउस होल्ड एक्टिविटी में जो भी आपका चाइल्ड केयर हो गया, बच्चा संभालना, हस्बैंड को देखना, और घर के जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब भी वो करती थी। तो विमेन के ऊपर जो था ये क्या था, वर्किंग, ये डबल बर्डन जो है ये फेस कर रही थी। अच्छा, अब विमेन में आया विमेन्स पॉलिटिकल अवेकनिंग, यानी ये लोग, इनमें भी जागरूकता आई, पॉलिटिकल अवेकनिंग आई। कैसे? पॉलिटिकल क्लब्स खोले गए। देखो हमने जैकोबिन क्लब पढ़ा था, वैसे ही पॉलिटिकल क्लब। women started their own political club and newspapers to discuss and voice their interest। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब इसमें सारा कॉन्सेप्ट विमेन के बारे में आ गया। विमेन ने क्या किया, औरतों ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स खोले, ठीक है, अपने पॉलिटिकल क्लब्स खोले और न्यूज़पेपर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, यानी न्यूज़पेपर वगैरह में, क्लब्स वगैरह में अपनी वॉइस को, आवाज़ को उठाया, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक विमेन बिकम द मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशन। एक द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ये दो जो है बिकम द मोस्ट फेमस ऑर्गेनाइजेशन बनी।
देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है। हम पढ़ रहे हैं विमेन का पार्टिसिपेशन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें आइडिया आया, जब फ्रांस कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, तो उसमें ही विमेन को भी आइडिया आया कि हम लोग भी एक क्रांति ला सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा क्रांति लाने की, क्योंकि विमेन को बहुत कम वेजेस दी जाती थी, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था और उनको बहुत ज़्यादा बर्डन, डबल उनके ऊपर बर्डन था। तो उन्होंने क्या करा, अपने क्लब्स खोले, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बनाई, जिसमें से द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये जो है बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशंस थी। इक्वल राइट्स डिमांड, अपने इक्वल राइट्स की डिमांड करी, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है, हर किसी को अपना एक इक्वल राइट होना चाहिए। दे डिमांडेड द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन इंक्लूडिंग वोटिंग एंड होल्डिंग ऑफिस, मतलब उन्होंने भी बोला कि भाई जैसे मेन को राइट है वैसे हमें भी होना चाहिए। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen, यानी कि women जो थी वो बहुत disappoint थी, जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था reduce them to passive citizen, इसको passive citizen में reduce कर दिया गया, यानी कि women का right जो ये जैकोबिन क्लब का लीडर था जिन्होंने विमेन को वोटिंग का राइट दे दिया था, अगेन जब से फिर नेपोलियन आया तो विमेन का राइट छिन गया, तो इसलिए इनको इस चीज़ से नाराज़गी थी। रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स फॉर विमेन, अब रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म कैसी हुई विमेन में, देखो सबसे पहले एजुकेशन, स्टेट स्कूल्स क्रिएटेड, यानी कि स्टेट में स्कूल क्रिएट किए गए, मेकिंग स्कूल कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और जितनी भी गर्ल्स थी उनके लिए स्कूल कंपलसरी किया गया। एक तो होता है कि ठीक है स्कूल है आपको आना है आओ वरना मत आओ, और एक होता है कंपलसरी, नहीं आना ही है, ठीक है, जैसे आपकी एग्जाम होना ही है। मैरिज राइट, मैरिज राइट दिया गया, फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स डॉटर्स इनटू अनवांटेड मैरिजेस, यानी कि जितने भी पिता थे वो अपनी बेटियों को ज़बरदस्ती किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते थे, ये भी एक अच्छा वो है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज बिकम अ फ्रीली एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सिविल लॉ, यानी कि मैरिज जो था एक कॉन्ट्रैक्ट था, फ्रीली एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सिविल लॉ, सिविल लॉ के अंडर ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, लड़की जिससे मर्जी चाहे शादी कर सकती है अपनी मर्जी से। डिवोर्स का राइट था, अगर डिवोर्स मेड लीगल एंड अवेलेबल टू बोथ वीमेन एंड मैन, अगर आदमी और औरत एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो वो डिवोर्स ले सकते हैं, और उनको इकोनॉमिक फ्रीडम, वीमेन को ट्रेन फॉर जॉब्स के लिए ट्रेन किया गया, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, और वो आर्टिस्ट बनी और उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस को रन किया, तो ये औरतों में रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म्स लाया गया। अच्छा, अब आ जाता है द स्ट्रगल कॉन्टिन्यूस, देखो स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। देखो मैंने बताया था रीजन ऑफ टेरर रिस्ट्रिक्शन, एक वो जो टाइम था वो आतंक का टाइम था, कौन सा टाइम याद करो, मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताया था। गवर्नमेंट ऑर्डर्ड क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब एंड बैंड देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, यानी कि ये जितनी भी औरतें थी ये सब जो लड़ रही थी अपने हक के लिए, इस टाइम को एक टेरर टाइम कहा गया, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि क्लोजर ऑफ वीमेन क्लब, जितने भी अभी हमने क्या पढ़ा कि विमेन्स ने क्या करा था, विमेन्स ने अपने क्लब्स बनाए थे, किसके लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, तो देखो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि अब जो है इनके क्लब्स को क्लोज कर दो और बैन कर दो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, इन क्लब्स में के जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करती थी उनको बैन करने का ऑर्डर दिया गया। अरेस्ट एंड एग्जीक्यूशन, जो औरतें आवाज़ उठा रही थी, जो बोल रही थी, मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, उनको जो भी प्रोमिनेंट यानी जो भी मुख्य औरतें, जो मुख्य लीडर्स थी, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे लोग होते हैं उसमें से कुछ खास होते हैं, तो जितनी भी प्रोमिनेंट खास औरतें थी उनको अरेस्ट कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। राइट डिनाई, उनके जितने भी राइट थे वो डिनाई कर दिए गए, कौन कौन से, व्हेन कॉन्टिन्यूड टू बी डिनाइड वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस, यानी कि जो इक्वल वेजेस का और वोटिंग राइट उनको दिया गया था उसको डिनाई कर दिया गया। विक्ट्री इन 1946, विमेन इन फ्रांस फाइनली वन द राइट टू वोट, अब देखो विमेन ने कितना स्ट्रगल किया, विमेन ने 200 ईयर्स तक स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे 17 का पीरियड चल रहा था, 1791 से लेके 92 के बीच, 93 के बीच, बट विमेन को वो तो मिली, अपने राइट को फाइनली वन तो किया उन्होंने, बट कौन से पीरियड में, 1946 में, तो विमेन ने काफ़ी लंबा स्ट्रगल किया। अब देखो इसमें
एक पूरा आप लोगों को मैं बता देती हूँ। अच्छा, एक टॉपिक और आता है, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब विमेन का टॉपिक खत्म हो गया, अब स्लेवरी पर आ जाते हैं। स्लेवरी सिस्टम क्या था, पहले ये समझो। स्लेव्स हुआ करते थे, यानी कि ये जितने भी बड़े बड़े लोग थे, इनको कहीं आना जाना होता था, अपना बिजनेस करना होता था, तो ये इधर उधर नहीं जाते थे। ये क्या करते थे, ये अपने स्लेव्स रख लेते थे, मतलब गुलाम रख लेते थे, और उनसे बहुत ज़्यादा गुलामी करवाते थे। ये जो स्लेवरी सिस्टम था, ये नेपोलियन के टाइम पर था, यानी लुई 16 के टाइम पर स्लेवरी सिस्टम था, बट बहुत छोटे उस पर था, मतलब बहुत छोटे लेवल पर था, लोगों को उससे प्रॉब्लम नहीं थी। बट नेपोलियन के टाइम पर ये एक बड़े लेवल पर था। तो देखो, एक बार इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। ये एक ओल्ड रेजीम थी जो कि 1789 में शुरू हुई, नेशनल असेंबली की गई, उसके बाद जेकोबिन रेजीम आई, उसके बाद नेपोलियन के रूल आए। अच्छा, जेकोबिन रेजीम में स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड, यानी जो जेकोबिन का टाइम था उसमें स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, जबकि नेपोलियन के टाइम में इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि दोबारा से स्लेवरी टाइम को ले आया गया। स्लेवरी वॉज प्रिवेलेंट, यानी ओल्ड रिजीम में स्लेवरी सिस्टम था, बट उतना नहीं था, न किसी को कोई फ़र्क पड़ता था। डिबेट्स अबाउट अबॉलिशन, बट इट वॉज नॉट अबॉलिश्ड। इस पर डिबेट्स हुई, बट ये अबॉलिश नहीं हुई। अच्छा, द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब देखो, ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या है। कैरिबियन कॉलोनीज, मार्टिन, गॉडलूप, सैन डोमिंगो, ये 3 नाम हैं, supplied tobacco, indigo, sugar and coffee. European reluctance to work in distant land created labor shortage on plantations, sorry। देखो, मैं बताती हूँ ये क्या है। ये जो है कैरिबियन कॉलोनीज थी, ये 3, इनको क्या करना होता था, सप्लाई करना होता था टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी एंड यूरोपियन रेलुक्टेंस टू वर्क इन डिस्टिंक्ट लैंड, और यूरोप के अलग अलग लैंड पर इनको काम करना होता था। अब हर जगह तो ये जा नहीं सकते थे, और ना ये लोग जाते थे, तो ये क्या करते थे, ये अपने स्लेव्स को अपने बदले भेज देते थे, गुलाम ये लोग खरीद लेते थे, एक बार उनको पैसा दे देते थे उनके घर वालों को, और फिर ज़िंदगी भर उनसे गुलामी करवाते थे। तो ये काफ़ी ख़राब, मतलब डिफ़िकल्ट टाइम था स्लेवरी सिस्टम। इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया है। देखो, ये 1 2 3। उसके बाद यूरोप, फ्रेंच मर्चेंट सेल फ्रॉम बॉर्डेक्स एंड नैंटिस, अफ्रीका बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस। देखो, फ्रेंच मर्चेंट सेल किए जाते थे यहाँ से, और अफ्रीको बॉट स्लेव्स अफ्रीको में ख़रीदे जाते थे फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, यानी लोकल चिफ्टेंस। अब अब क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलेस्ड, एंड ऑफ सेंसरशिप। देखो, जो सेंसरशिप थी वो ख़त्म हो गई। ऑल रिटन मटेरियल प्रीवियसली रिक्वायर्ड रॉयल अप्रूवल बिफोर पब्लिकेशन, यानी कि जितना भी रिटन मटेरियल था जो पहले लिखा गया था, रिक्वायर्ड रॉयल अप्रूवल के लिए, जो रॉयल अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड होता है पब्लिकेशन से पहले, उसको जो है हटाया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। डिक्लेरेशन इम्पैक्ट, राइट ऑफ मैन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एज नेचुरल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक नेचुरल राइट बनाया गया। कल्चरल रिवॉल्यूशन, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड प्रोसेशन स्प्रेड रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, यानी कि जितना भी न्यूज़पेपर है, बुक्स है, प्लेज वगैरह होते हैं, प्रोसेशंस होता है, इनको रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को फैलाया गया। Opposing views could now be expressed, helping people grasp concepts like liberty and justice through accessible media rather than complex philosophical texts. इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हम, मतलब अपने व्यूज़, दूसरे के व्यूज़ को अपोज करते हैं, अपोजिंग व्यूज़ कुड नाउ बी एक्सप्रेस, मतलब जितने भी आपके व्यूज़ थे, अपोजिंग व्यूज़ थे, उनको एक्सप्रेस किया गया, जिसने हेल्प करा लिबर्टी एंड जस्टिस के लिए, आज़ादी और इंसाफ के लिए। तो हमने ये पूरा फ्रांस इसी उस पर पढ़ा है कि आप जो आवाज़ उठाओगे तो डेफिनेटली आपको सुना जाएगा। अच्छा, अब नेपोलियन का जिस तरह से राइज हुआ था, वैसे ही नेपोलियन का फॉल भी हुआ। क्राउन्ड एम्पेयर इन 1804, नेपोलियन मॉडर्नाइज्ड यूरोप विद यूनिफॉर्म लॉज एंड डेसिमल सिस्टम।
initially seen as liberator, later viewed as invader, defeated at Waterloo in 1815। यानी कि देखो, नेपोलियन आया कब? नेपोलियन ने जो पूरा एम्पेयर क्राउन किया, मतलब पूरे एम्पेयर पे वो किया, राज किया 1804 में, पूरे यूरोप को उसने मॉडर्नाइज किया, बहुत सारे लॉज वगैरह लेकर आया, लेकिन नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। तो ये इस पे भी 1 मार्क क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि नेपोलियन किस में हारा था? नेपोलियन 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। Revolutionary legacy. Ideas of liberty and democratic rights spread across Europe, abolishing feudal system, colonized people, adapted freedom concept for independence movement. ये जो आपके revolutionary ideas थे, liberty, ideas of liberty, democratic rights spread across Europe, abolishing feudal system, colonized people, adapted freedom concept for independence movement, ये सारा जो था ये एक revolutionary legacy थी। Tipu Sultan and Ram Mohan Roy exemplified individuals who responded to revolutionary French ideas, carrying the torch of liberty forward। अब देखो इसमें 2 नाम आए हैं, टीपू सुल्तान का जो कि इंडियन है, एंड राम मोहन रॉय। आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में कि ये दोनों कौन थे। इन्होंने क्या करा, ये एक एग्जेम्पलीफाइड किया कि इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू रिवॉल्यूशनरी फ्रेंच आइडियाज कैरिंग द टॉर्च ऑफ लिबर्टी फॉरवर्ड। यानी कि फ्रांस में ये जो रिवॉल्यूशन आया है ये एक टॉर्च ऑफ लिबर्टी फॉरवर्ड है। टॉर्च ऑफ लिबर्टी फॉरवर्ड का मतलब हुआ, टॉर्च का मतलब हुआ रोशनी, आज़ादी, और लिबर्टी का मतलब हुआ मतलब आज़ादी, आज़ादी की रोशनी को आगे बढ़ाना। मतलब आप जो है अगर रिवॉल्यूशन लाना चाहो, एक इंडिविजुअल अगर रिवॉल्यूशन लाना चाहे तो डेफिनेटली वो कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया है कि लुई 16 था जो बहुत कर्जे में था, जिसके लिए लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई थी और लोगों के पास खाने को नहीं था क्योंकि उतना आउटपुट नहीं था पॉपुलेशन के हिसाब से। तो लोगों ने एक रिवॉल्यूशन किया, एक लड़ाई लड़ी, जिस लड़ाई के बाद फिर जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो आया, उसके बाद उसको वो भी हार गया। वो क्यों हारा, सारा कुछ हम चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर मिडिल क्लास फैमिली के हाथ में चला गया और उसके बाद फाइनली नेपोलियन के हाथ में चला गया और नेपोलियन भी 1815 में हार गया। तो ये था फ्रांस का रिवॉल्यूशन और इसके बाद बाकी कंट्रीज़ में भी रिवॉल्यूशंस आए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारा कंटेंट आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसे मैंने बहुत लिमिटेड करके आप लोगों को पढ़ाया है, और आप लोग इस सब को एक बार देख लें तो आप लोगों को पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को दे दूँगी, तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।